नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। आज से हम लोग क्लास 6 के साइंस को पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है भोजन के घटक। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुक है साइंस का क्लास 6 की, ये आपको कई सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग, उसके साथ यूपीएससी तक। वहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिक नॉलेज कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि से जब पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप बीएड के लिए केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन सब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले है भोजन। भोजन का मतलब क्या होता है? तो आप भोजन से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कुछ पोषक तत्व हो और जो हमें ऊर्जा प्रदान करता हो, उसे हम भोजन कहेंगे। बिल्कुल सही। और भोजन के जो घटक हैं वो क्या है? तो भोजन में कभी जल पाया जाता है, जैसे कि अगर हम एक सेब खा लेते हैं उसमें थोड़ा जल भी रहता है, और कई सारे चीज़ें रहती हैं। आलू खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, कभी कभी रुक्षांश देखने को मिलता है उसके अंदर, फाइबर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं भोजन के घटक। तो फिर आगे हम इस चैप्टर में देखते हैं कि ये जो घटक हैं इस पे बारीकी से हम लोग नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। और ये जो प्रमुख पोषक हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में यानी कि भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होती है, जिनकी हमारे शरीर की बहुत ही आवश्यकता होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके परीक्षण हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या वसा है, या फिर कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा में ज़रूरत रहती है, तब व्यक्ति को या फिर डॉक्टर को पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ों का, कौन से पदार्थों का सेवन करना चाहिए इस वक्त। वैसे डॉक्टर को तो पता ही रहेगा, लेकिन एक आम इंसान को, एक स्टूडेंट को भी अगर ये बातें, ये चीज़ें पता रहती हैं तो वो कई सारे अगर बीमारियां हैं उसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण है किस तरह से किया जाएगा। जैसे कि आप आयोडीन ले सकते हैं। आयोडीन की 2-3 बूंदें एक कच्चे आलू को काट करके उस पे डालने के बाद अगर उसका कलर नीला या फिर काला हो जाता है तो कह सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, नीचे हम देखेंगे उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है अलग अलग खाद्य पदार्थों में होते हैं, और उसकी जांच भी हम सेम इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयोडीन ले करके एक आलू को काट करके उस पर 2-3 बूंद डालेंगे, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है काला और नीला में तो कहेंगे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो प्रमुख कार्बोहाइड्रेट हैं वो है मंड और शर्करा। ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे भोजन में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का हमने देख लिया, प्रोटीन का किस तरह से परीक्षण करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ में हमें देखना है कि प्रोटीन है कि नहीं, उस खाद्य पदार्थ को सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी मात्रा लेंगे और उसे पीस लेंगे, और क्या करेंगे, उसे मसल करके एक चूर्ण बना लेंगे और एक साफ बड़क नली में उसे डाल देंगे, और उसके बाद उसमें 10 बूंद जल डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसमें दो चीज़ें और डालेंगे। क्या? तो उसमें 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा जो है उसका विलयन डालेंगे।
ये करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और ये देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, क्या उसका कलर बैंगनी रंग का हो गया है। अगर हाँ, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटीन की उपस्थिति है। इसी तरह से हम कई ऐसे भी पदार्थ ले सकते हैं, खाद्य पदार्थ, जिसके अंदर इस तरह से परीक्षण करके हम निकाल सकते हैं कि इसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा है। उसके बाद अब हम आते हैं वसा के परीक्षण, किस तरह से वसा का परीक्षण करेंगे। तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट करके कूटेंगे। कूटने के बाद देखेंगे कि वो जो कागज़ का टुकड़ा था उसके अंदर कुछ हुआ है कि नहीं। अगर उसके अंदर तेल का धब्बा अगर लग गया उस कागज़ के अंदर कूटने के बाद, उस खाद्य पदार्थ को उसके अंदर ढक करके कूटने के बाद अगर तेल का धब्बा अगर दिख रहा है तो कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, वसा है। और कागज़ पर जो तेल का जो धब्बा अगर नहीं पड़ता है तो हम कहेंगे कि वसा की जो उपस्थिति है वो नहीं होगी। अगर धब्बा है तो वसा है, ठीक है। अगर धब्बा नहीं है यानी कि वसा नहीं है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कुछ ऐसे खाद्य स्रोत हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, भरपूर मात्रा पाई जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर वसा, तो कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर प्रोटीन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि गेहूं के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप इसे परीक्षण करते हैं तो वो आयोडीन वाला जो परीक्षण है वो इस पे कर सकते हैं, चावल पे कर सकते हैं, शकरकंदी पे कर सकते हैं, और उसके बाद गन्ना पे भी कर सकते हैं, आप पपीता पे कर सकते हैं, तरबूजा पे कर सकते हैं, आम पे। और ये सब पे करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट के भरपूर तत्व है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे चीज़, जैसे कि यहाँ पे वसा के बारे में देख लेते हैं कि वसा किन किन चीज़ों में पाया जाता है। जैसे कि ये जो हमारे पास हैं ये देखते हैं, मांस है, मछली है, अंडा है, तो ये सारी चीज़ें, घी, दूध, मक्खन, ये सब जंतु के द्वारा मतलब हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कह सकते हैं ये जंतु स्रोत हैं वसा के। जबकि ये जो मूंगफली, तिल और गिरी है, और नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सब सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं ये पादप स्रोत यानी कि पौधा से आया है। तो ये वसा के स्रोत हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए के अंदर आपका पौधों से प्राप्त कुछ स्रोत हैं, जबकि बी के अंदर आपको जंतु के द्वारा जो प्राप्त होता है पोषक तत्व, और वो जिसमें पाया जाता है, जैसे कि मांस में पाया जाता है प्रोटीन, फिर मछली में, पनीर में, दूध में, अंडे में। उसके बाद सोयाबीन, राजमा, दाल, मूंग और चना, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप सेम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट और वसा लेते हैं तो आपको बताना है कि किस में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वसा लेने से आपको मिलेगा, अगर सेम अमाउंट जब लेते हैं दोनों, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन की जो आवश्यकता है यह शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन युक्त भोजन जो है वो प्रायः इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। और विटामिन जो है ये अलग अलग रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे कि हमारा जो है आँख हो गया, हड्डी हो गई, दांत, मसूड़े, ये सब जो चीज़ें हैं इसकी स्वस्थ रहने में इसकी सहायता करता है विटामिन। जैसे कि यहाँ पे कुछ विटामिन के स्रोत हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। विटामिन ए, आपको पता होगा कि विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी। तो अगर ये स्रोत अगर हम लेते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन ए के कारण नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पपीता, गाजर और आम, ये विटामिन ए के क्या है, स्रोत हैं। उसके साथ ही यहाँ पे है
विटामिन बी के कुछ स्रोत, जैसे कि गेहूँ, यकृत और चावल, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। उसके साथ ही विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, जो कि आपको नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा और टमाटर, ये सारी चीज़ें विटामिन सी के स्रोत हैं। और विटामिन डी के स्रोत की अगर हम बात करें तो अंडे हो गए, मछली, दूध और मक्खन। उसके साथ साथ सूर्य का जो प्रकाश है वो भी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर जो है विटामिन डी जो है प्रोड्यूस करता है, बनाने लगता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या है, विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसीलिए बचपन में बच्चों को हड्डी मजबूत करने के लिए थोड़ी देर धूप में दे दिया जाता है, ताकि उसका हड्डी और का विकास हो पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या सब बातें की गई हैं इधर। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के अलावा और कई सारे तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहता है, जैसे कि आयोडीन, फास्फोरस, उसके बाद लौह तत्व, उसके बाद कैल्शियम। तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, फास्फोरस जो है आपको इन चीज़ों से प्राप्त होता है हमारे शरीर को। उसके साथ यहाँ पे आयोडीन की अगर हम बात करें तो वो पालक से, अदरक से, ये सब लेने से शरीर को मिलता है। उसके बाद है कैल्शियम। तो आपको पता ही होगा कि दूध लेने से कैल्शियम और अंडे खाने से कैल्शियम की पूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य के प्रकाश के कारण जो है हमारे शरीर में जो विटामिन डी जो है उसकी मात्रा मतलब बढ़ती है, उत्पन्न होती है। और हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। शरीर की उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक जो है खनिज लवण आवश्यक है। और यहाँ पे जो आपको चित्र दर्शाया गया है 1.10, इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके खनिज लवण के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आहारी रेशें जिसे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को क्या करते हैं, कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह हमारे जो भोजन है इसका आयतन बढ़ा देते हैं। और रुक्षांश क्या करता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। और जल जो है भोजन में उपस्थित पोषक को क्या करता है, अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो हमने एक एक करके सारा देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, और वसा ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। प्रोटीन रोगों से सुरक्षा करता है, शरीर वर्धक है। उसके बाद हमने देखा कि जल क्या करता है कि उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उसको खींच लेता है और हमारे शरीर की सहायता करता है। उसी तरह से हमने देखा कि ये जो आपका रुक्षांश है ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो भोजन है और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। उसके बाद है कि उचित प्रकार से अगर हम भोजन नहीं लें तो क्या हो सकता है, कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, कई सारे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि उसे उचित तरीक़ा से पकाया भी जाए, ताकि हम कह सकते हैं कि ये जो भोजन हम ले रहे हैं ये संतुलित भोजन है। कि संतुलित आहार जो है क्या है, तो सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। इस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। और पोषक तत्व न नष्ट हो, तो क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, जैसे कि कभी कभी हम उसे ज़्यादा उबाल देते हैं जिसके कारण पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। जैसे कि छिलका उतार देते हैं फलों और सब्जियों को,
तभी कुछ और उसके बाद अगर धो देते हैं तो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, या फिर बार बार धोने से भी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण ये अलग हो जाते हैं खाद्य पदार्थ से, और हमें जो मिलना चाहिए शरीर को वो नहीं मिल पाता है। यदि भोजन पकाने में क्या कहा जाता है कि यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग अगर हम करते हैं और उसे बाद में फेंक देते हैं, तो कई सारी जो लाभदायक प्रोटीन होती है, खनिज लवण होती है, वो उसके साथ नीचे बह जाती है। और पकाने में जो विटामिन सी आसानी से जो है क्या होता है, गर्मी के कारण नष्ट हो जाती है। तो कह सकते हैं कि इन तरीक़ों से क्या होता है कि प्रोटीन और पोषक तत्व जो है उनका क्षय होता है। और बताइए क्या है कि बूझों ने बूझा कि अगर कार्बोहाइड्रेट भोजन और वसायुक्त भोजन है तो क्यों ना हम वसायुक्त भोजन ज़्यादा खाएं और ऊर्जा भी ज़्यादा मिलेगा। तो उसने क्या किया कि 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। उसने ये सोच करके लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उसने समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, फलना चिलना जो भी है उसने खूब भरपूर मात्रा में खाया, इसके अलावा और कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि ये ठीक है? निसंदेह नहीं। इतना अत्यधिक वसायुक्त भोजन जो है खाने के बाद हमारे जो शरीर है उसके अंदर कई सारे बीमारियां हो जाती है, और उसके अंदर अत्यधिक जो मोटापे हैं वो भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बूझों का जो हाल है वो इस तरह से हो गया है ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाने के बाद। तो ज़्यादा वसायुक्त भोजन जो है हमारे शरीर को मोटापा प्रदान करता है, फैट बढ़ा देता है हमारे शरीर में। उसके बाद अब हम आते हैं अभाव्यजन्य रोग। अभाव्यजन्य यानी कि जिसकी कमी के कारण जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें ही कहा जाता है अभावजन्य रोग। जैसे कि अगर लंबे समय तक किसी को अगर प्रोटीन नहीं मिला तो ये प्रोटीन की जो डिफिशियंसी है वो हो जाएगी शरीर में, और उसके कारण जो रोग होता है उसे ही कहा जाता है अभावजन्य रोग। तो यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है और उसे कुछ रोग हो जाता है तो कह सकते हैं उसका वृद्धि क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, त्वचा की बीमारियां और कई सारी बीमारियां हो सकती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही अगर उसके आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहा तो उसकी वृद्धि जो है वो पूरी तरह से रुक जाएगी, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए क्या हमें करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि विटामिन ए, अब ए से आपने पढ़ा होगा कि ऐनक, और ऐनक का मतलब होता है चश्मा, और चश्मा जो है ये कब लगाते हैं, जब आँख से संबंधित कुछ समस्याएं हो। तो विटामिन ए के कारण क्या होता है, दृष्टिहीनता, जैसे कि कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी तो पूरी दिखाई नहीं देता है, कभी कभी दिखना ही बंद हो जाता है। तो ये हो गया विटामिन ए के कारण दृष्टिहीनता। उसके बाद विटामिन बी से बेरी, तो B1 से बेरी, जिसमें क्या होता है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की जो ऊर्जा है उसमें बहुत मात्रा में कमी आ जाती है। उसके बाद विटामिन सी, तो सी से स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, अगर चोट वोट लग गया तो अत्यधिक समय लगता है उसे भरने में। और उसके बाद विटामिन डी से क्या होता है, रिक्टस में क्या होता है कि अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, थोड़ा सा भी चोट लगा तो हड्डी टूट जाता है उसमें। उसके बाद है कैल्शियम आपको पता ही होगा कि इसमें अस्थियां और दांतों का टूट जाना, पहले उम्र से पहले ही जो है दांत टूट जाता है। उसके बाद हड्डी भी कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। उसके बाद आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है, और गर्दन की ग्रंथि जो है यहाँ पे वो फूल जाता है, और बच्चों में भी कई सारी मानसिक विकलांगता आ जाती है। और लौह की कमी से क्या होता है कि कमजोरी महसूस होती है और खून में आयरन की कमी हो जाती है, और रक्तता।
ये सब चीज़ें जो है विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग थे। और अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ा, इसमें प्रमुख शब्द थे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। उसके बाद बेरी बेरी क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा क्या होता है? जो हमें कोई भी कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है। वसा क्या होता है? ये भी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा में कौन ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा। खनिज क्या होते हैं? तो कई सारे फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे जो चीज़ें हैं, कैल्शियम, ये सब क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। उसके बाद पोषक क्या होता है? तो पोषक जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें पोषक कहलाती हैं। प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। रुक्षांश क्या है? तो ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। स्कर्वी क्या होता है? तो विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी होता है, जिसमें क्या होता है? मसूड़े फूल जाते, मसूड़े मतलब उसमें खून निकलने लगता है और घाव जो है वो जल्दी से नहीं भर पाता है, अधिक समय लगता है। उसके बाद है मंड और विटामिन। मंड जैसे कि ये एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, हमने पढ़ा। उसके बाद विटामिन। विटामिन क्या होता है? जैसे A B C D, इन सब चीज़ों के कारण जो है अगर कमी हो जाती है शरीर में तो अलग अलग रोग उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद है FSSAI। ये क्या है? तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो है खाद्य पदार्थों पे आप देखे होंगे कि इसका एक लोगो लगा रहता है। ये खाद्य पदार्थ में सभी सारी चीज़ें ठीक ठाक है कि नहीं, उसके लिए ये प्रमाणित करता है। उसके बाद हमने समरी में वैसे तो देख ही लिया, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि इसमें है कि हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? आहारी रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए की होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। और संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाती है तो विशिष्ट प्रकार के रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे अभ्यास भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कह सकते हैं आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण। निम्नलिखित के नाम लिखिए। जैसे कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, तो हमारे वृद्धि के लिए और शरीर की रक्षा के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। और वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक हैं, तो आपको बताए थे ए से क्या होता है? ऐनक। और ए से क्या हो जाता है उसमें? विटामिन ए जो है ये आपको दृष्टि से अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है, जो कि दृष्टि से संबंधित एक विकार है। खनिज लवण जो अस्थियों के लिए आवश्यक हैं, तो कैल्शियम। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में हो, जैसे कि वसा और मंड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केवल चावल खाने से हम हमारे शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। चावल के यानी कि हम लोग अभी बात किए हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार में चावल के साथ दाल, फल, सब्जी, साग सब्जी, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ आयोडीन, लौह, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सभी चीज़ों की हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, तभी जा कर के हम रोगों से लड़ सकते हैं, अलग अलग जो विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में उस पर काबू पा सकते हैं। उसके बाद है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? तो बिल्कुल गलत बात है।
मांस में प्रोटीन मिल सकता है और कई सारी चीज़ें मिल सकता है आपको, लेकिन सारी चीज़ें आयोडीन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें मांस से नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विटामिन डी के अभाव से होता है, तो रिक्टस जो है वो विटामिन डी के अभाव से होता है। डैश की कमी से बेरी नामक रोग होती है, तो बी से बेरी और विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। और हमारे शरीर में डैश के अभाव से रतौंधी होता है, तो ए से विटामिन ए से ऐनक और ए से विटामिन ए के अभाव से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। उसके बाद देखते हैं कि इस टॉपिक से यूपीएससी में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है जो कि 2016 में पूछा गया था सेट नंबर ए में, कि खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार भारत में प्री पैकेज वस्तुओं के संदर्भ में निर्माताओं के लिए मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी डालना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हम लोग कुरकुरे खरीदते हैं उसमें कौन कौन सी जानकारी देना उसके पन्नी पे अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि योजकों सहित सामग्रियों की सूची। सही बात है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें कितनी मात्रा में उसमें आयोडीन मिलाया गया है, कितना उसमें फास्फोरस है, कितना इससे प्रोटीन प्राप्त होगा, ये सब सारी चीज़ें मिलाया जाता है। और उसके साथ ये भी उसमें रहता है ये किस चीज़ से बना है, आलू से बना है, उसके नमक मिला है इसमें, ये सब सारी चीज़ें। तो पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद पोषक संबंधी जानकारी मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें पोषक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी उसमें दी जाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शाकाहारी और मांसाहारी, तो इसकी भी जानकारी उस पर रहता है, एक बिंदु टाइप से ऐसे बना करके जिसमें आपको वहाँ पे बताया जाता है कि इसके अंदर अगर ग्रीन कलर का है तो वो शाकाहारी है, और इसके अंदर अगर रेड कलर का ये है गोला तो वो मांसाहारी है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो कह रहा है कि किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के बारे में चिकित्सा पेशे द्वारा की गई सिफारिशें। नहीं, तो ऐसी तो कोई जानकारी उसमें हमने नहीं देखा कि अगर मान लीजिए कुरकुरे खाने के बाद किसी को अगर नोचनी स्टार्ट हो गया तो उसमें क्या करना चाहिए, चिकित्सा के द्वारा परामर्श, ऐसी कोई बात उस पर नहीं लिखा रहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। यानी कि फूड सेफ्टी ये जो एक्ट है 2006 में जो लाया गया था, इसे रिप्लेस किया गया किससे, 1954 वाला एक्ट से। ये सही है। दूसरा ऑप्शन पूछा गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI जो है ये किसके अंदर आता है, तो जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सही बात है कि 2006 में जो ये एक्ट लाया गया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, ये पहले जो खामियां थी और पहले कई सारे जो एक्ट्स थे उसको मर्ज करके लाया गया 2006 में। और ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में, ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में यूपीएससी के अंदर सेट नंबर ए में। इसमें देख लेते हैं कौन सही था कौन गलत था, क्यों सही था क्यों गलत था। तो जैसे कि खाद्य सुरक्षा जो 2006 है इसे लाया गया इन सारे एक्ट को एक करके, जैसे इसमें शामिल है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, उसके बाद फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, यानी कि ये सब चीज़ें जो थी इस सबको मर्ज करके लाया गया ये। उसके बाद दूसरा क्यों गलत था उसमें, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे था क्या, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। तो ये था आज का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।